जनरल मुशर्रफ के 2 NROs ने जितना नुकसान इस मुल्क को दिलवाया, हमारे जो सारे मसले हैं आज जो हम फंसे हुए हैं, जो आधा पैसा इकट्ठा करते हैं टैक्स का वो कर्जों की, इनके लिए हुए कर्जों की किस्तों पे चला जाता है, मुल्क कैसे चलेगा? सो ये मेरी पहले बात सुन लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। वो 2 NROs जो जनरल मुशर्रफ ने दिए, उसके बाद करप्शन इशू खत्म हो गया। इन 2 पार्टीज ने 10 साल में जो पाकिस्तान से किया है, कोई दुश्मन नहीं कर सकता था। मुझे कोई आज बता सकता है कि आपका कर्जा 6 ट्रिलियन से पहुंच गया, 3 लाइबिलिटीज पहुंच गई 30 ट्रिलियन पे। जब आप कर्जा लेते हैं ना नदीम, तो आप कोई ऐसी चीज करते हैं, आप प्रोजेक्ट मसलन ML1 हम अब कर्जा लेके बना रहे हैं ना, जो रेलवे लाइन अब हम बना रहे हैं, वो 3 साल के अंदर हम एस्टिमेट करते हैं कि वो अपना पैसा वापस करना शुरू कर देगी। यानी जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो उससे उतना वो आमदनी करेगी कि आप कर्जे वापस कर देंगे। इन्होंने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो बजाय कर्जे वापस करने के मजीद और कर्जे चढ़ा रहे हैं। 10 सालों में इन्होंने कर्जा भी चढ़ा दिया। हमारे पास कोई वेल्थ क्रिएशन, दौलत बढ़ाने के लिए इन्होंने चीजें भी नहीं छोड़ी। आज मुल्क को मकरूज करके और आज हमारे से जवाब मांग रहे हैं कि जी जवाब दें कि ये हालात क्यों इतने बुरे। जनरल आसिम बाजवा आपके साथ हैं और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात की नोयत है काफ़ी संगीन है, और इल्ज़ामात कहते हैं कि उनकी 99 कंपनीज़ हैं। 99 नहीं होंगी तो कम होंगी, लेकिन बहरहाल उनके फ्रेंचाइजीज हैं। पापा जॉन्स का जिक्र आ गया, उनके बच्चों की, अहलिया के। ऐसी नोयत दूसरे लोगों पर आई तो आपने उनके ऊपर टीम्स बनाई, JITs की तश्कील की, वाजिद ज़िया को बोला तहकीक करो। पनामा में ऐसे हुआ, अभी आपने क्लीन चिट दे दी, वो कैसे? देखिए नदीम, पहले तो मैं वाज़ेह कर दूं, जब आप इम्तियाज करते हैं, जब आपका जो एहतसाब होता है वो अक्रॉस द बोर्ड नहीं होता, वो एहतसाब फिर नहीं होता। या आपका एहतसाब सबके लिए होता है या किसी के लिए नहीं होता। आज तक पाकिस्तान में जब से नैब बनी है, आज तक नैब के होते हुए करप्शन बढ़ती गई है। क्यों बढ़ी है? अब जाके ये 2 साल छोड़ दें, उससे पहले नैब के होते हुए करप्शन बढ़ती गई। नैब का तो काम था करप्शन कम करना। वो क्यों हुआ? क्योंकि नैब फर्क करती थी अपने और दूसरों में। यानी कमजोर ताकतवर हुआ, उसके पास वोट्स हुई, असेंबली में बैठा हुआ है, उसके लिए नहीं, उसके लिए और कानून बन गया। जो दूसरा है, जो कमजोर है, डिस्पेंसेबल है, ऑपोजिशन में, उसके ऊपर हो गया। ये जब आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब भी उनकी कोई वजह थी ना कि उन्होंने उठा के मुसलमानों को कहाँ से पहुँचा दिया, कोई वजह थी। उसके अंदर उनकी एक बहुत बड़ी ये उनकी जो हदीस है कि बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई जिधर एक कानून ताकतवर और एक कमज़ोर के लिए। अगर हम ये ताकतवर और कमज़ोर में फ़र्क करेंगे, पाकिस्तान में कभी भी हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा और कभी भी इस मुल्क में चोरी नहीं। आप फिर इस असूल का इतलाक़ किया क्यों नहीं? एक उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा, उन्होंने आके बड़ी तफसीली में पूरी एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस की कि जी ये जवाब है इन सब के। अब अगर कोई वो आगे कहते हैं कि नहीं जी ये कोई डिस्प्यूट करता है उसको हमें वो दे, हम उसको करवा देंगे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, आपको तहकीकात नहीं करवानी चाहिए एज प्राइम मिनिस्टर, जैसे आपने बाकियों का कहा, वाजिद ज़िया को देखो शुगर में क्या हुआ, पनामा में कहा गया देखो नवाज शरीफ के पास क्या हुआ, यहाँ पे भी आप करते ताकि ट्रांसपेरेंसी के तकाजे पूरे हो जाते। मैं आपको वाजे कर दूं, उन्होंने अभी तक जो हमें चीज़ें प्रेजेंट की वो हमने देखी, उन्होंने सारे की चीज़ों के जवाब दिए हुए थे। अगर कोई मजीद, अब देखो उन्होंने तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना, कोई भी मजीद अगर उसे क्वेश्चन करता है हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, मैं बिल्कुल करूंगा। और मैं आपको आज कह रहा हूं कि मेरी नज़र में जब आप अपने चोरों में और दूसरे चोरों में या अपने करप्ट में और दूसरे करप्ट में जब फर्क करते हैं, एहतसाब खत्म हो जाता है। तो जनरल आसिम बाजवा के ऊपर आप तहकीकात करवाएंगे? अगर मुझे कोई, उन्होंने देखे ना, मैं फिर से आपको कहता हूं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे, उन्होंने फिर पूरी उसके ऊपर जवाब दिया हमें, और जवाब उन्होंने दिखाया। हमने लॉ मिनिस्टर को भी कहा, फारूक नसीम ने उनके साथ, उनके साथ बैठ के हमने चेक किया। जब उन्होंने कहा कि जी ये इन्होंने आंसर कर दिया, हम अब अगर कोई और आगे मजीद कहता है तो हम उसकी इन्वेस्टिगेट करेंगे, जरूरत पड़ी FIR को दे देंगे।
سو یو آر ناٹ موونگ ہیڈ انلیس کہ کوئی کمپلین اور آپ کو آئے, کیونکہ نواز شریف نے کہا تھا مجھے تو قطری کھاتا ہے, میرے وہ دادا میاں کوئی جائیداد تھی, اس نے کہا حسین کو دے دو, تو وہاں پہ بات قابل قبول نہیں تھی, تحقیقات کروائی گئی. دیکھیں تو شاید آپ کو ایون ہینڈیڈ رہنا چاہیے. آپ نے نبی پاک کی سیرت سے حوالہ دیا, تو اس سے بڑھ کر تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے نا. تو ایون ہینڈیڈ رہے, میرے خیال میں مثال قائم کریں, بسم اللہ کریں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس میں کبھی بھی ہمیں فرق نہیں کرنا چاہیے, یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جس دن ہم نے کرنا شروع کیا یہ سارا احتساب کا عمل ختم ہو جائے گا, کیونکہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی طاقت اس کی اخلاقی قوت ہوتی ہے. میرے پاس بندوقیں نہیں ہیں, میرے پاس صرف اخلاقی قوت ہے, اور جس دن میں نے یہ امتیاز کیا وہ ختم ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں سر, پرائم منسٹر کے پاس سب سے بڑی چیز لوگوں کی قبولیت ہے. وہ لوگ تب تک آپ کو قبول کرتے رہیں گے جب تک انہیں یہ یقین ہے کہ عمران خان جو کہہ رہا ہے وہ پریکٹس کر رہا ہے. اور آپ کو اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے, جب تک کریں گے لوگوں کی سپورٹ آپ سے جائے گی نہیں, چاہے کچھ ہو جائے. یہ آپ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ میں یہ جو وہ واحد پاکستانی پولیٹیشین ہوں جس کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا پولیٹکس میں آنے سے پہلے. مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی. جو مجھے شہرت ملی تھی کسی پاکستانی کو نہیں ملی. جو میرے پاس جتنا میرے پاس پیسہ تھا میری ضرورت کے لیے بہت تھا, جو میرا لائف سٹائل تھا اس کے لیے بہت تھا. میں صرف آیا تھا کیونکہ میں پاکستان کی پہلی جنریشن ہوں جو آزاد ملک میں پیدا ہوا تھا. میرے ماں باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے, اور ہم نے دیکھا تھا پاکستان کو اوپر جاتے ہوئے اور پھر نیچے آتے ہوئے. سو میں ایک مشن کی طرح اس میں ہوں. میں اپنے گھر میں رہتا ہوں, یہاں میں اپنے گھر کے خود خرچے دیتا ہوں.